हेलो एवरीवन। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड यूनिट 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर उसका पहला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। पूरी अलग ब्रांच है, बिल्कुल ही अलग, केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। मेन चीज जो इस चैप्टर में हमें, इस यूनिट में हमें जो चीजें पढ़नी है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी चीज जो इसमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। उसके बाद जो थर्ड चीज हमें पढ़नी है इसमें वो क्या है? नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ चीज जो हमें इसके अंदर पढ़नी है वो है सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। फिफ्थ जो इसके अंदर हमें पढ़नी है वो है कंडक्शन या कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। इसी में आ जाएंगे कोलरूस लॉ, फैराडे लॉ, और इसी में बाद में लास्ट में हमें पढ़ना है सिक्स्थ टॉपिक बैटरीज। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज सारे इसी में पढ़ने हैं। ये था चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कि हमें इसमें मेन चीजें पढ़नी क्या है। जब भी हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई? कैसे समझें इसको? बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन लेके चलेंगे और उसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहली बात तो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर में। फिर दूसरी चीज ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर, और इसका कन्वर्जन किसके अंदर? केमिस्ट्री मींस केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन है। किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन दोनों का क्या? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो इस इंटर कन्वर्जन की स्टडी करती है केमिस्ट्री की, वो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली अब क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। अब देखो, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तब जो सेल बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। लेकिन जब इसका रिवर्स होता है, जब इसका रिवर्स होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है। दोनों ही सेल में एनोड और कैथोड के साइन चेंज हो जाते हैं, बस, यानी टर्मिनल चेंज होता है, टर्मिनल्स के साइन चेंज हो जाते हैं। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि दोनों में टर्मिनल के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो, पूरे चैप्टर में हमें मेनली तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल, और तीसरा कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरी चीज क्या पढ़नी है? वो है कंडक्शन इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशंस में जो कंडक्शन होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। किस वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है। इसीलिए इन तीन चीजों को मोस्ट इंपोर्टेंटली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये सेल बनते कैसे हैं, सेल है क्या, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है भाई? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वो क्या है कि जब भी हम
कोई इनपुट देते हैं किसी सेल में, जब इनपुट दिया जाता है और वो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, तब जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे इसमें हमारा क्या होता है, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जिसके अंदर दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी वो सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब एक चीज जो ध्यान देने की है, यहाँ इनपुट क्या है, इनपुट जो हम देते हैं वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो होती है केमिकल रिएक्शन, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती, नॉर्मली नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ऐसी रिएक्शन जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती है। जब हम किसी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। अब जो ये रिएक्शन जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी, इसी को पॉसिबल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। दूसरा पॉइंट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है, जो सेकेंड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट भी है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जैसे दोनों सेल, जो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन सेल्स के अंदर होगी। अब इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, यानी एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या मतलब है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शन अपने आप यानी खुद से ना होती हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन कौन सी होती है भाई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जैसे पानी का पहाड़ से नीचे की तरफ बहना। कभी पानी को ऊपर की तरफ बहते देखा है, अपने आप नहीं चढ़ता ना, फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो अपने आप होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप नहीं होती, जिनको करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, कोई एनर्जी देनी पड़ती है, कोई फोर्स लगाना पड़ता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अब तीसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है हमें, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनएस का मतलब मैं लिख रहा हूं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पे बात आएगी कि ये डेल्टा जी क्या है, ये डेल्टा जी क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अगर आपको 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स याद है तो आप इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है। देखो, सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। 3 पॉइंट मैंने यहाँ बताए हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात जब हम कर रहे होते हैं तो 3 पॉइंट है। पहली चीज क्या है, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, पहली चीज तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया, दूसरी चीज क्या थी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए
इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होकर होती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता है क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं समझा देता हूँ कि डेल्टा जी का मतलब क्या है यहाँ पे, और डेल्टा जी पॉजिटिव ही क्यों होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। उस चीज को मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। ये मेरा क्या है, सिस्टम है, और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है। इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो क्या है, डेल्टा एच है। सिस्टम की टोटल एनर्जी को डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये डेल्टा एच से है। और इस डेल्टा एच में से वो एनर्जी घटाएंगे जो टी डेल्टा एस के इक्वल होगी। और ये टी डेल्टा एस क्या होता है, ये होता है वो एनर्जी जो सिस्टम को फ्री रहने के लिए जरूरत होती है। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम को फ्री रखती है, यानी उसकी फ्रीडम के लिए जो जरूरी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं टी डेल्टा एस। टोटल एनर्जी में से जब सिस्टम की फ्री रहने वाली, यानी उस सिस्टम की फ्रीडम के लिए जरूरी जो एनर्जी होती है जिसको टी डेल्टा एस बोलते हैं, जब उसको घटा दिया जाता है तो जो यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी बचती है उसको बोलते हैं डेल्टा जी। और यही तो एक इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी थी, डेल्टा एच, मैंने उसमें से घटाया क्या, टी डेल्टा एस, यानी मैंने अपनी फ्रीडम दे दी। मान लो मेरे अंदर जितनी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या है, डेल्टा एच है, और जितनी एनर्जी मुझे जिंदा रहने के लिए चाहिए वो है टी डेल्टा एस, ठीक है। यानी ये एनर्जी मेरे लिए सफिशिएंट है कि मैं जिंदा रह सकूं। तो वो टी डेल्टा एस अगर मुझ में से निकाल दी जाए, मेरी टोटल एनर्जी यानी डेल्टा एच में से मेरी वो एनर्जी निकाल दी जाए जो मेरी फ्रीडम के लिए जरूरी है, उस एनर्जी को निकालते ही जो एनर्जी बचती है वही तो है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उस एनर्जी के जरिए मैं अपनी नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ। तो वही एनर्जी जो यूजफुल वर्क में काम आती है उसी को क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। वही एनर्जी जो यूजफुल वर्क के लिए काम आती है, यूजफुल वर्क में काम आती है, वही एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। ये तो था गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब गिब्स फ्री एनर्जी की जब बात कर रहे हैं तो जो ये सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ये डेल्टा जी यानी यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यही है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो हमें उसमें क्या इनपुट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी जो हमारा इनपुट होता है, यानी इनपुट जो है वो क्या होगा, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे इसका मतलब ये अपनी एनर्जी तो यूज नहीं कर रहा है, हम रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए कर क्या रहे हैं कि हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे हैं, और वो इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट देंगे तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है कि इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और यही इंक्रीज इस सिस्टम की एनर्जी को पॉजिटिव साइन देने के लिए काफी होता है। इसीलिए डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। ये रीजन था कि डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि अपनी एनर्जी तो ये यूज करता ही नहीं है ना। अपनी एनर्जी तो सिस्टम ने यूज ही नहीं की ना, हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तब जाके हमें केमिकल एनर्जी का आउटपुट मिल रहा है। इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट में केमिकल एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ था, जो डेल्टा जी जो इसकी यूजफुल वर्क की जो एनर्जी थी वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐड होके हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी, यानी सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो, अब जो मेन टॉपिक है हमारे पास जिसको हमें शुरू करना है वो क्या है, उसको समझने से पहले यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन, सेल कैसे बनाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, उसके ऊपर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, उनको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जब ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तभी आप पूरी
यूनिट को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा, रट्टा तो हमें मारना ही नहीं है, हम तो केमिस्ट्री को सिर्फ समझेंगे। केमिस्ट्री को जितना इजी कर सकते हो उतना इजी समझ के ही कर सकते हो, रट्टा मार के कभी भी केमिस्ट्री इजी नहीं होगी, तो रट्टा तो हमें मारना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दो चीजें लिख रहा हूं जिनको ध्यान से देखना है तुम लोगों को। एक तो मैं लिख रहा हूं कि ऑक्सीडेशन, दूसरी साइड में लिख रहा हूं रिडक्शन। इन दो वर्ड से आप क्या समझते हैं? आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन वैसे तो पता भी होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि इनकी डेफिनेशंस के बीच में, क्योंकि इनकी कई सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या क्या डेफिनेशंस हम यूज करते हैं और कौन सी डेफिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। पहली चीज, जो सबसे पहले एंशियंट टाइम में अगर किसी ने ऑक्सीडेशन वर्ड को यूज किया तो उसका यूज कैसे था? अब देखो, मेनली मेटल्स के लिए यूज करते थे पहले, क्योंकि मेटल्स को जैसे ही अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता था ना, तो वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते थे। ओनली कुछ नेटिव एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी कोई भी मेटल फ्री स्टेट में नहीं था, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते थे। ठीक है, 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उसने क्या किया था, उसने उनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटी थी उसके बेस पे उनको अरेंज किया था, है ना। उसने प्रेफरेंस किसको दिया था? जो इंपिरिकल फॉर्मूला और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दिया था। तो वो कंपाउंड्स जो थे वो मेनली क्या थे? ऑक्साइड्स थे। ठीक है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी जो पहली डेफिनेशन आती है निकल के, वो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं Al प्लस O2 क्या बनता है? Al2O3, है ना। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही एग्जाम्पल लेना जरूरी नहीं है भाई, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। सोडियम प्लस O2 क्या बनेगा? NaO बन जाएगा। ठीक है, यही चीज है जिसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, ऑक्सीजन पहली डेफिनेशन क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है तो इस साइड रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन को रिमूव करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अब देखो इस चीज को, Al2O3 कार्बन के साथ कोक के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी और प्लस में एल्यूमिनियम निकल जाएगा। और जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मेटल के साथ से, मेटल अकेला बच जा रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ये पहली और सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। दूसरी डेफिनेशन जो इसके बाद आई थी वो क्या थी, उसको भी हम पढ़ते हैं। उसमें क्या था? एक और डेफिनेशन थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का रिमूवल वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैसे? जैसे मीथेन को बर्न करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या मिलेगा हमें? मीथेन को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, पहली डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अब जब इनके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, ये ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन एक चीज, एक फिनोमेना और भी हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ तो रहा है, लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, और इसी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला गया? ऑक्सीडेशन बोला गया। अब जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो इसका अपोजिट यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। जैसे हमने 11th क्लास में इस रिएक्शन को बहुत पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करवा देते हैं और हमें क्या मिलता है? एल्केन मिल जाता है। यानी रिडक्शन बेसिकली एक रिडक्शन रिएक्शन है, इसीलिए इसको रिडक्शन रिएक्शंस में पढ़ते थे।
पार्ट ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन का ही एग्जांपल होता है। यानी एक और डेफिनेशन क्या निकल के आती है रिडक्शन की, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, और अब जो डेफिनेशन मैं बोलने जा रहा हूं उसको तो बिल्कुल याद ही कर लेना। आगे वाली 2 डेफिनेशन और बताऊंगा, उनको बिल्कुल याद कर लेना, समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, फोल्डर बना लेना, कुछ भी करना, लेकिन वो चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि वही मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब जो तीसरी डेफिनेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तीसरी डेफिनेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, जो तीसरी डेफिनेशन होगी, तीसरी डेफिनेशन में क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए स्पीशीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो क्या बनाता है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तभी तो हम बोलते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया है। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए स्पीशीज इज नोन एज रिडक्शन। अब इसी चीज को मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि अगर Na+ आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रल सोडियम एटम में, तब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहां सोडियम आयन रिड्यूस हो रहा है और Na में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिडक्शन। अब फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका विपरीत यानी इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चारों बेसिक डेफिनेशन है। इनमें से तीसरी और चौथी डेफिनेशन को आपको बिल्कुल कंप्लीटली याद रखना है, हमेशा इन्हीं को यूज करते हुए चलेंगे। जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है वो चौथी है, जिसके जो ये बताती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट हो यानी डिक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की, तब उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब एक और पॉइंट जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि एनोड और कैथोड, एक्चुअली में आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप लोग उनको साइन से याद करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। आप लोग याद करते हैं कि एनोड एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता है, इसी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है। आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोग सीधा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि एनोड पे होता क्या है और कैथोड पे होता क्या है। पहली चीज सिंपल, कैथोड लिखते हैं, कैथोड पे हमेशा और हमेशा रिडक्शन होगा। कैथोड पे हमेशा और हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। और एनोड पे हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस चीज को पल्ले बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, फोल्डर बना लीजिए, जो मर्जी करना है करिए, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखना है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, CR और RC, यानी रिडक्शन कैथोड, कैथोड रिडक्शन। आपकी मर्जी है, कोई भी शॉर्टकट बनाइए, अपना शॉर्टकट बनाइए, खुद का शॉर्टकट क्रिएट कीजिए, दूसरों का शॉर्टकट मत पढ़िए, खुद का शॉर्टकट क्रिएट कीजिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम करेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऑक्सीडेशन का लिख दीजिए AO या OA, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा।
ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि बस उनके टर्मिनल के साइन चेंज हो जाते हैं। इसलिए कैथोड एनोड को उन साइन से मत याद रखिए, इस चीज से याद रखिए कि कैथोड पे हमेशा क्या चीज होती है, रिडक्शन होती है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे सेल बनता है, उस चीज को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी है, आराम से समझोगे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में। जितना बता रहा हूँ उतना बिल्कुल इजीली करते जाना, आराम से करते जाना, सब कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा, सब होंगे और बिल्कुल आराम से होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंस्टिट्यूट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि NaCl का बनाना है हमें, तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले से क्या चाहिए होगा, एक कंटेनर। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, कंटेनर। हमें एक कंटेनर चाहिए होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्टिट्यूट करने के लिए कंटेनर चाहिए होगा। उसके अंदर एक ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाला जाएगा, उससे उसको भर देंगे हम, पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे ताकि उसमें इलेक्ट्रोड डाल सके, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल से बनता है जिनके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है, ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है जिनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पहले तो नहीं सुना होगा ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, इसका मतलब होता है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड के बारे में तो पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, आयनिक बॉन्ड तो 11th क्लास में पढ़ लिया होगा ना, 10th 11th में पढ़ लेते हो, 10th में कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है, 11th में कोवलेंट और आयनिक दोनों को पढ़ लेते हो। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर पॉसिबल है। अब मैं इसको जनरल वे में लिख रहा हूं, यानी जनरल, मैं कोई Na+Cl- नहीं कर रहा हूं, तो मैं Ca रिप्रेजेंट कर रहा हूं। C का मतलब कैटायन, A का मतलब एनायन। ऐसे ही इस पूरे सेल में कहीं पर कैटायन है, कहीं पर एनायन है, जो बिखरे पड़े हैं। ठीक है, बिखरे पड़े हैं, कैटायन और एनायन क्या है, बिखरे पड़े हैं, पूरे सॉल्यूशंस में बिखरे हुए हैं। ठीक है, यहां क्या है, Na+ C+ है या C है, और C बोल दो, और Cl- क्या है, A- या A बोल दो। ठीक है, यानी कैटायन और एनायन। Na+ क्या है, कैटायन, उसको मैंने C+ से डिनोट कर दिया है। Cl- क्या है, एनायन, जिसको मैंने A- से डिनोट कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, जब ऐसा किया है कि जब ये C है, ये Ca- में क्यों गया, क्योंकि जब भी कोई सॉल्यूशन या कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में होता है तो वो क्या करता है, अपने आयंस में डिसोसिएट होता है या आयनाइज होता है। जैसे NaCl है, वो क्या करता है, अपने आयंस में डिसोसिएट होके Na+ Cl- बनाता है। ऐसे ही जो हमने जनरल सॉल्यूशन लिया है, जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ Ca, वो इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट होगा और या आयनाइज होगा, और क्या बनाएगा, अपने कैटायन और एनायन रेस्पेक्टिवली, कैटायन और एनायन बनाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ डिसोसिएशन को शो कर रखा है। ठीक है, अब देखो जितने भी हैं, Ca टाइप का सॉल्यूशन है हमारे पास, यानी ये जनरल टाइप का सॉल्यूशन है जिसको Ca मैंने डिनोट कर दिया है, मान लिया है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट चीज क्या होगी। नेक्स्ट थिंग होगी इसके अंदर जो होगी वो हम डालेंगे इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड मैंने इसके अंदर डाली हैं। दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज की बनी हुई है? प्लेटिनम की। दोनों इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई है? प्लेटिनम की। अब इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने प्लेटिनम ही क्यों यूज किया? क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल होता है, यानी कि इसमें होने वाली केमिकल रिएक्शन में ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी प्लेटिनम क्या है? एक इनर्ट मेटल है जो इसमें होने वाली पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास जो प्लेटिनम की बनी हुई है, इनको डिप कर दिया है सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं या बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल को हम नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, और इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं। ये क्या है? नेगेटिव एंड, कौन सा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी मैंने कोई भी एनोड कैथोड स्पेसिफाई नहीं किया है। कोई भी एनोड और कैथोड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। अभी बताऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा कि कौन सा पोर्शन एनोड है, कौन सा पोर्शन कैथोड है। आपको पहले से नहीं रटना है, आपको जो इक्वेशन या जो सॉल्यूशन दिया होगा उसके बेस पे बताना होगा कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। अब देखो करना क्या है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को देखना है कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। क्योंकि अब हम सब कुछ डाल चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाला जा चुका है, इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें देखना क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उन पे हो क्या रहा है। अब इस चीज को देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले कौन सा टर्मिनल लें? बोलो, सबसे पहले किस टर्मिनल की बात की जाए? सबसे पहले जो टर्मिनल हम लेंगे वो होगा, कोई भी ले लो, दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल ले सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर रहा हूं। किसकी? पॉजिटिव टर्मिनल की। मैं क्या कह रहा हूं कि एट पॉजिटिव टर्मिनल, मेरी कहानी क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल के आसपास घूमेगी। अब सारी स्टोरी मेरी पॉजिटिव टर्मिनल के आसपास रहेगी। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हो क्या रहा है। देखो भाई, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड की तरफ पुल करता है। यानी इस पूरी इलेक्ट्रोड को ये किस चार्ज से भर देता है? नेगेटिव चार्ज से। यानी यहां किस चार्ज का एक्सेस होगा? नेगेटिव चार्ज का। यानी ये इलेक्ट्रोड पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी क्यों? इस साइड नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेंगे? इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगी? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड में पूरी तरह क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज। अब सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें एक तो एनायन है और एक कैटायन है। अब हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे क्या हो रहा है। अब इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब जब इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो सॉल्यूशन में किस पोर्शन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? एनायन के पास। तो ए माइनस क्या करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ए माइनस अप्रोच करेगा किसको? पॉजिटिव टर्मिनल को। और जब ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा तो ये क्या करेगा? ए माइनस जब पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा तो ये क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसको उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, इसलिए ये इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है एनायन के पास। तो ये वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बनाएगा? ए बनाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? यहां पे क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि एनायन ने, ए माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाते ही, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब दूसरी चीज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है कि चार्ज जो होते हैं अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है।
तो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ गया, एनायन पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी इससे हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, OA या फिर AO। यानी ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पे हो रहा है वो क्या होगा, एनोड कहलाएगा। अब ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जहां होता है हमेशा वो क्या होगा, एनोड कहलाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा क्या है, एनोड है। अब तो हमें वैसे पता चल गया कि अगर ये एनोड है तो ये कैथोड होगा, लेकिन फिर भी इसमें जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये अभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं हाफ सेल। ठीक है, आधी रिएक्शन है, यानी सिर्फ इस सेल पे, हाफ सेल पे जो रिएक्शन हुई है उसी को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। और जब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, किसकी, कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो एनोड है। इसको हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। हाफ ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी भी कंप्लीट रिएक्शन में, यानी पूरी रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं देते हैं। किसी भी कंप्लीट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं होते हैं। हमेशा जब भी रिएक्शन हाफ होगी तभी इलेक्ट्रॉन शो होंगे। इसका मतलब जब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन अभी हाफ है, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। अब दूसरी चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं, एट नेगेटिव टर्मिनल, कि नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है। अब बात कर रहे हैं इस वाले टर्मिनल की। जब इस वाले टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल है, ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो जब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रोड को, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज की एक्सेस कर देगा। और जब इसकी चार्ज, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब जो आयंस सॉल्यूशन में इसके अपोजिट होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी जो कैटायंस होंगे, यानी C+ किसकी तरफ मूव करेगा, यहां पे देखोगे C+ किसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ। और जो A- था वो किसकी तरफ मूव कर रहा था, A- इसकी तरफ। तो C+ किसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा, यानी नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, C+ कहां जा रहा है, यहां। और जब C+ यहां पहुंचा तो इसके पास तो इलेक्ट्रोड के पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, तो इसने वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया। क्यों, क्योंकि कैटायन के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम थे, उसको वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिले, उसने वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना दिया, C बना दिया। अब यहां क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हमेशा कहां होता है, Cr और Rc, याद आ गया होगा। रिडक्शन हमेशा होता है कहां पे, कैथोड पे। इसीलिए ये टर्मिनल हमारा कौन सा बना, कैथोड बना। ठीक है, क्यों नेगेटिव टर्मिनल कैथोड बना, इस वजह से बना। पूरा रीजन एक्सप्लेन किया कि कैसे किसी टर्मिनल को हम एनोड या कैथोड बोलते हैं, कैसे वहां पे एनोड या कैथोड बनता है। ठीक है, दोनों चीजें मैं रिएक्शन में बता चुका हूं। अब चूंकि ये भी हाफ सेल रिएक्शन है, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहां रिएक्शन हाफ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी बोल देते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको। दोनों को, अगर दोनों ही हाफ सेल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनको क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स और रिडॉक्स कपल। उनको क्या बोला जाएगा,
हाफ सेल्स या फिर रिडॉक्स कपल बोला जाएगा अगर दोनों को ही एक साथ देखा जाए तो। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे, इस इक्वेशन को और इस रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, देखो जोड़ो, A माइनस ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लस A, और यहाँ क्या होगा C प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या होगा C। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे इक्वेशन को जोड़ते हैं तो एरो के दोनों साइड हमें क्या कॉमन मिलता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम हमेशा कट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से कट हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कट किया, जो एक्चुअल में बची हमारे पास इक्वेशन वो क्या बचती, A माइनस प्लस C प्लस मिलके क्या बना रहे हैं, A प्लस C, और ये क्या था, एनायन और कैटायन, कौन सा सॉल्यूशन, Ca वाला सॉल्यूशन था, जो मिलके क्या बना रहे हैं, A प्लस C बना रहे हैं, और यही तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ये था कंप्लीट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और हर एक चीज को मैंने पूरा बेसिकली बिल्कुल बेसिक के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, एनोड क्यों बोलते हैं, पूरा प्रूफ दिया है, कैथोड क्यों बोलते हैं, पूरा प्रूफ दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को और पढ़ेंगे, और उसके बाद आज की जो वीडियो है उसको पूरा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनोड, कैथोड, पूरी तरह इसको मेमोराइज कर लो, इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर साथ साथ चलोगे तो एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो छूटेगा नहीं तुम्हारा, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतने से उतने ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी इस वीडियो से पढ़ सकें। थैंक यू।